नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। देश भर में ऑक्सीजन, वैक्सीन, बिस्तरों की भारी किल्लत है। दिल्ली में भी ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है। कोरोना संकट को दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि सरकार राजधानी में बेड की संख्या 1.5 लाख तक बढ़ाने जा रही है। हम 15,000 अतिरिक्त बेड लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास इन बेड्स के लिए ऑक्सीजन नहीं है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल उठाया और कहा कि दिल्ली सरकार ने अब तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मदद के लिए कोई रिक्वेस्ट क्यों नहीं की। सुनवाई के दौरान दिल्ली के बत्रा अस्पताल ने हाईकोर्ट से कहा है कि हमारे पास केवल 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। उन्होंने हाईकोर्ट से कहा है कि हम हर रोज कुछ घंटे संकट में बिता रहे हैं, ये चक्र खत्म नहीं हो रहा। इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली के ऑक्सीजन टैंकरों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। दिल्ली को हर रोज संघर्ष करना पड़ रहा है। इसे जानने के लिए हमें स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है उसकी तह तक जाना होगा। हमारे अधिकारी हर रोज नर्वस ब्रेकडाउन की कगार पर हैं। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार बार बार ये आरोप लगा रही है कि उन्हें उनके कोटे की ऑक्सीजन नहीं दी जा रही। उधर दिल्ली के अस्पताल भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि अगर केंद्र सरकार बाकी राज्यों को पूरी ऑक्सीजन भेज रही है तो दिल्ली को क्यों पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं दी जा रही। तो देश भर में ऑक्सीजन, वैक्सीन की भारी किल्लतों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार इस मसले पर सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने इस मसले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से कहा है कि क्या आप कोई और तरीका यहां नहीं निकाल सकते हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने ये बात साफ कर दी है कि हमारे टैंकरों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ये बड़ा आरोप दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया गया है। दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है। कोरोना संकट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जब चल रही थी तो दिल्ली सरकार ने कहा कि सरकार राजधानी में बेड की संख्या 1.5 लाख तक बढ़ाने जा रही है। हम 15,000 अतिरिक्त बेड लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास इन बेड्स के लिए ऑक्सीजन नहीं है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल उठाया और कहा कि दिल्ली सरकार ने अब तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मदद के लिए रिक्वेस्ट क्यों नहीं की। सुनवाई के दौरान दिल्ली के बत्रा अस्पताल ने हाईकोर्ट से कहा कि हमारे पास केवल 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। उन्होंने हाईकोर्ट से कहा कि हम हर रोज कुछ घंटे संकट में बिता रहे हैं, ये चक्र खत्म नहीं हो रहा। इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा है कि दिल्ली के ऑक्सीजन टैंकरों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। दिल्ली को हर रोज संघर्ष करना पड़ रहा है। इसे जानने के लिए हमें स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है उसकी तह तक जाना होगा। हमारे अधिकारी हर रोज नर्वस ब्रेकडाउन की कगार पर हैं। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार बार बार ये आरोप लगा रही है कि उन्हें उनके कोटे की ऑक्सीजन नहीं दी जा रही। उधर दिल्ली के अस्पताल भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि अगर केंद्र सरकार बाकी राज्यों को पूरी ऑक्सीजन भेज रही है तो दिल्ली को क्यों पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं दी जा रही। तो दिल्ली में ऑक्सीजन की इस समय भारी किल्लत है। टैंकरों को दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा। ये बात दिल्ली सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कही गई है। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर आपको सच्चाई जाननी है तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उसकी तह तक जाना ही होगा। साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमारे अधिकारी हर रोज नर्वस ब्रेकडाउन की कगार पर हैं। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार बार बार ये आरोप लगा रही है कि उन्हें उनके कोटे की ऑक्सीजन नहीं दी जा रही। उधर दिल्ली के अस्पताल भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मांग रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि अगर केंद्र सरकार बाकी राज्यों को पूरी ऑक्सीजन भेज रही है तो दिल्ली को क्यों पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है। क्या वाकई में किसी तरह का भेदभाव यहाँ पर किया जा रहा है? क्या ऑक्सीजन को लेकर भी सियासत चल रही है? ये तमाम कयास इस समय लगाए जा रहे हैं। न सिर्फ दिल्ली, देश भर में इस समय ऑक्सीजन, वैक्सीन और बिस्तरों की भारी किल्लत है। दिल्ली में भी ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है। कोरोना संकट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले की आज भी सुनवाई की और सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि राजधानी में बेड की संख्या 1.5 लाख तक बढ़ाई जा रही है।
और इस मसले पर चर्चा करने के लिए अधिवक्ता दीप्ति सिंह इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। दीप्ति जी, स्वागत करती हूं आपका एएनबी न्यूज पर। हम देख रहे हैं कि रोजाना ऑक्सीजन की कमी और तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वाद विवाद तो चल रहा है दीप्ति जी, लेकिन सल्यूशन पर अभी कोई निकल कर नहीं आ पा रहा। आपको क्या लग रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, इनमें अगर सुनवाई चल रही है उसके बाद भी किसी तरह का कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है, या फिर कोर्ट की सुनवाई भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज की जा रही है? इसमें जो सारे सिचुएशन अभी जिस तरीके से सामने निकल कर आ रहे हैं, डेली सुनवाई चल रही है, डेली वीसी पे दोनों पार्टीज आ रहे हैं, सरकार की तरफ से भी आ रहे हैं और जो हमारे लीगल टीम है, पर बहस के दौरान सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यही ऑर्डर कर रहे हैं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपको किसी न किसी तरीके से ये सारी चीजें, जरूरत की ऑक्सीजन है, बेड है, हॉस्पिटल में अन्य सुविधाएं हैं, इनको मुहैया कराना है। पर समस्या यहाँ है सोर्सेज, जगह। अगर आज सरकार किसी तरीके से जगह होटल्स को कन्वर्ट करा रहे हैं कि आप किसी तरीके से होटल के अंदर आप लोग बेड बनाकर ऑक्सीजन वगैरह कहीं लगा भी रहे हैं, तो समस्या वहां पे नहीं आकर खत्म हो रही है। खत्म हो रही है मेडिकल स्टाफ की, ब्लड टेस्ट की, मेडिसिन की, जो और बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक है। हर जगह से त्राहिमाम मची हुई है। ऑर्डर कोर्ट में देने के बावजूद अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो चीजें कहाँ से आएंगी? अभी जो बहस लगातार जो चल रहे हैं कोर्ट में, वो मेडिकल स्टाफ की तरफ से भी यही बोला जा रहा है, उनके भी लॉयर्स आते हैं कि जब चीजें हैं ही नहीं, हमारे पास मेडिसिन बाहर की कंट्री से डिमांड किए गए हैं, तो ये सारी चीजें जब तक हमारे तक नहीं पहुंचेगी। और फिलहाल अभी जो खेल रहे थे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें नहीं मिल रहा है या लोकल गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रहा है, इस चीज पे भी पूरी फटकार लगा चुकी है अभी तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की तरफ से कि लोगों की जान के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। जहाँ जैसे हमें चीजें लेकर आनी, तो ये जो हड़बड़ाहट है सरकार के बीच में भी और मेडिकल स्टाफ के बीच में भी और लोगों के बीच में भी, ये कहीं ना कहीं एक कियोस्क का माहौल बना रहा है, जिसकी वजह से चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रही। हर दूसरे दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो हमें पहले से ही पता है। हमारे जो हॉस्पिटल्स है लिमिटेड नंबर पे है, स्टाफ लिमिटेड नंबर पे है, मेडिकल रिसोर्सेज जो मेडिसिन है, ऑक्सीजन है, उनके भी रिसोर्सेज हमारे पास बहुत 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 कम है और कहीं से भी ये पूरी तरह से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। एनजीओ सामने आ रहे हैं, लेकिन जो हालात है मार्केट में, आप देखेंगे, अगर हम लोग टीवी देखना बंद कर रहे हैं बिकॉज हमें लग रहा है कि इतनी भयावह स्थिति है, लेकिन जो दिख रहा है उससे भी बहुत ज्यादा भयावह स्थिति है। स्थितियां ऐसी है कि लोगों को पता है कि ये मेडिसिन लेना है, ये महंगी दवाइयां हैं, ये सस्ती दवाइयां हैं, लेकिन ये चीजें मार्केट में नहीं है। अगर आप होम्योपैथी के, हम लोग सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं, मेडिकल टीम के साथ साथ ये होम्योपैथिक मेडिसिन भी मार्केट पे गायब हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि सरकार के को पता है बिचौलिए कौन है, कहाँ पे आके ये चीजें स्टॉक की गई है। कुछ चीजों पे वहाँ पे हम लोग नहीं कह सकते कि सरकार के हाथ में ये चीजें नहीं है। एटलीस्ट चोर बाजारी, काला बाजारी और ये जो स्टॉकिंग की जा रही है, वो चीजों को चाहे तो सरकार रोक सकती है। इसमें भी हाई सुप्रीम कोर्ट दोनों का नजरिया बहुत क्लियर है कि आप अपनी चीजों को कंट्रोल में दें। सरकार आपकी है, जगह आपकी है, राज्य आपका है, आप दूसरों के ऊपर नहीं खेल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये चीजें आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे भी देखने लायक चीजें हैं कि अच्छा, आज एक बहुत अहम टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से की गई दीप्ति जी कि दिल्ली सरकार ने अब तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मदद के लिए रिक्वेस्ट क्यों नहीं की। जब आपको पता है कि इतनी ज्यादा सिचुएशन अब वर्स्ट हो चुकी है, सब कुछ हाथ से निकल गया है, तो आप मदद की दरकार क्यों नहीं रख रहे हैं? एक्चुअली अभी की सिचुएशन में ये आप मदद के लिए उनको क्यों नहीं बुला रहे हैं? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आर्मी जो एयरफोर्स के जो स्टाफ है या हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी लोग भरे हुए हैं। वहाँ उसके इंटरनल लोगों की भी संख्या इतनी ज्यादा है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो डिफेंस का भी है, मेरे हस्बैंड डिफेंस में है, तो मुझे पता है कि जो डिफेंस के हॉस्पिटल्स हैं उनके क्या कंडीशन है अभी। क्योंकि नॉर्मल लोग तो नॉर्मल हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, देखिए लोग इलाज के हैं, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ता है जो डिफेंस से जुड़े होते हैं। वहाँ भी बेड्स नहीं है, वहाँ भी चीजें नहीं है। मेडिसिन है, जो अंदर पहुंच रहे उनको मेडिसिन मिल रहे हैं, बाकी जो एडजुवेंट उनके थेरेपीज हैं वो उनको मिल रहे हैं, लेकिन समझ कैसे बुलाए, वो भी आकर क्या कर पाएंगे? ऐसा तो है कि कोई पानी डूब रहा है।
प्रॉब्लम यहाँ जगह की है, हॉस्पिटल्स की है और बाकी सुविधाओं की है, जो उनको मालूम है कि कैसे भी करके पूरा नहीं किया जा पाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के भी अपने भी इंटरनल लोग होते हैं और इनकी भी भारी संख्या होती है। अगर आप लोग एक बार अपनी रिपोर्टिंग वहां कराएं तो आपको वहां भी समझ में आ जाएगा कि कैसे वहां पे भी पूरी भीड़ भरी हुई है, डेली टेस्ट हो रहे हैं, वहां पे भी कोविड की संख्या बढ़ी हुई है। ना सिर्फ कोविड के, अभी अचानक से 2-3 और चीजें जो हमें देखने, टाइफाइड के भी पेशेंट काफी बढ़ रहे हैं, काफी सारे लोगों को निमोनिया हो गया है। जो चीजें ऐसी हो सामने आ रही हैं कि मतलब भयावह स्थिति है। सारी चीजें मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या कर दे कि चीजें कंट्रोल में आए और आने वाले जो रोगी हैं उनकी संख्या कम हो। तो ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं वकालत की नजर से देख रही हूँ, मैंने कोर्ट में दोनों तरीके के बहस को भी देखा है कि सामने लोगों के पास कहने को कुछ है ही नहीं। मेडिकल स्टाफ क्या कहे, सरकार क्या कहे, अभी कोर्ट से सिर्फ ये आप चोरी करिए, आप कुछ भी उठाकर लेकर आइए, कहाँ से चोरी करें। प्लांट्स हमने बहुत पहले ही बहुत सारे हमारे बंद हो चुके थे, ऑक्सीजन प्लांट, जो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली खुलना शुरू हो गया है और थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सी कहीं कंट्रोल में आ रही है। 100 में से 2 लोगों को चीजें मिल पा रही हैं, पर फिर भी बहुत अभी लंबा सफर तय करना है। बिल्कुल। दीप्ति जी, संजय राउत हैं शिवसेना के सांसद, आज उन्होंने एक सजेशन दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अब नेशनल लेवल पर एक कमेटी गठित कर देनी चाहिए, जो कमेटी ये ध्यान रखे कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के बीच आपसी तालमेल बना रहे। वो राज्य सरकारों की स्थिति को भी ध्यान में रखे और केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्या मदद पहुंचा रही है, वो कमेटी इसका भी ध्यान रखे, तब जाकर चीजें ठीक हो पाएंगी। उनके सजेशन को आप किस तरीके से देख रही हैं? क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है? ऑलरेडी यही हो रहा है। आप देखो कि काम का तरीका यही होता है, सामंजस्य ऐसा ही है भी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज है और स्टेट गवर्नमेंट उनके पास अपने एप्लीकेशन देते हैं कि उनको ये मात्रा में चाहिए और वहां से दिए जाते हैं। तो ये नहीं है कि आपको वहां से मिल रहे हैं और ये करने की नई चीज है। शिवसेना ने जो बोला है इसी वे में काम होता है, नए तरीके से काम नहीं किया जा सकता। वो जैसा सजेशन दे रहे हैं और अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है, लॉकडाउन के जो स्थिति बने हुए हैं उससे भी हमें पता ही है कि आने वाले 1-2 में भी टू फेस नेशनल लेवल का लॉकडाउन। लेकिन वो सारी चीजों को एक शिवसेना के सजेशंस को हम लोग ये कहें कि ऑलरेडी इसी काम कर रही है सरकार और सामंजस्य ऐसे ही होता है। ये कह देना सीधा तानी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट को मुहैया नहीं करा रहे हैं, तो ये तो फिर वही लोग बता सकते हैं कि ऐसा वो किस तरीके से कह सकते हैं या उनके पास पुख्ता क्या सबूत है कि स्टेट गवर्नमेंट मांग रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको उसकी सारी जो रिसोर्सेज है मुहैया नहीं करा पा रहा। बिल्कुल। जब कोर्ट में सुनवाई होती है दीप्ति जी, तो अभी तो ऑक्सीजन और जो जितनी भी किल्लत चल रही है उन पर ही सुनवाई हो रही है, लेकिन जो आरोप लगातार लग रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं कि केंद्र उनको मदद नहीं दे पा रहे हैं, क्या इसको लेकर भी किसी तरह की कोई सुनवाई हुई है? क्या कोर्ट से कोई स्पेशल कमेंट इस बात को लेकर आया हो कि कहीं ना कहीं पार्शलिटी की जा रही है दिल्ली के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, उनके तरफ के जो काउंसिल है उनकी लगातार यही बात होती है कि जो भी डिमांड हमारी तरफ से है वो सेंट्रल मुहैया नहीं करा रही है। जब जवाब देने की बारी आती है तो सेंट्रल का ये कहना है कि सेंट्रल ने उनको बहुत पहले बहुत सारी चीजें देने की बात की थी, जब इनकार कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट ने। मेरे ख्याल से दिक्कत आ रही है। हेलो जी, आवाज आ रही है, बताइए दीप्ति जी। जी, तो जिस तरीके से ये जो आरोप लगाया जा रहा है अब ये गलत है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही कह दिया था कि आप इसी तरीके से ये सारी जो भी चीजें आपको हम लोग दे रहे हैं, ये लिस्ट उनको दिया हुआ था ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के, लेकिन इनको इन्होंने लिया नहीं था। बिल्कुल, अब आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। दीप्ति जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने
एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के मद्देनजर यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना रोकने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना कराने की इजाजत दे दी है, लेकिन जीत के बाद जश्न पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हमने राज्य चुनाव आयोग की ओर से रखी गई बातों को नोट किया। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं समझते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया उसका पूरी तरह से पालन हो, मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू हो और कोई विजय रैली ना निकाली जाए। इसके साथ ही यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 2 मई को ही कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। हर मतगणना केंद्र पर एंटीजन टेस्ट का इंतजाम रहेगा। मतगणना केंद्र पर सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखा जाएगा। दरअसल यूपी पंचायत चुनाव के दौरान कई कर्मचारियों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है, जिसके कारण शिक्षक संघ की ओर से मतगणना रद्द किए जाने की मांग की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मतगणना की इजाजत दे दी है। हालांकि जश्न पर रोक लगा दिया गया है। और अधिवक्ता दीप्ति सिंह जी लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। दीप्ति जी, आज एक और अहम मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना रोकने की याचिका पर यह सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इसी तरीके से मतगणना होनी चाहिए, सारे कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए। सवाल ये है कि जब चुनाव हो गए, मतदान हो गए, तो मतगणना में कहाँ दिक्कत आ रही है? शिक्षक संघ ने जो याचिका डाली है, तो ये याचिका आपको नहीं लगता थोड़ा पहले डाल देनी चाहिए थी, तो चुनाव ही शायद स्थगित कर दिए जाते? दीप्ति जी। जी, चुनाव ज्यादा मुश्किल समय पे हो पाया था जब कोविड बिल्कुल अपने उफान पे था और उस वक्त शिक्षकों को शायद अपनी बात बोलनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए था कि सिचुएशन इतनी मुश्किल में है, लोग इतने सारे आएंगे और कहीं ना कहीं ये संक्रमण को ज्यादा फैलाएंगे। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि क्या ये लेट नहीं हो गया? बिल्कुल लेट हो गया। अब क्योंकि मतगणना तो बहुत आराम से, शांतिपूर्ण तरीके से, जहां उनको हॉल या जिस भी जगह पे बिठाया जाएगा वो आराम से कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात कही दी है इस पे कि अब इसमें क्या बोलना है, ये तो राज्य सरकार ने इसके ऊपर इनका ध्यान रखना है और पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए किस तरीके से अब मतगणना करनी है, जहाँ पे पूरे संक्रमण ना हो, कम से कम वहाँ पे भीड़ हो और बाहर किसी तरीके के शोर शराबा ना हो। एग्जिट पोल की वजह से काफी भीड़ होती है। ये सारी चीजों पे पहले ही यहाँ पे बोला गया है कि ध्यान रखना है और राज्य सरकारों को इस पे पूरा निर्देश दिया गया है कि किस तरीके से आगे का प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है। बिल्कुल। दीप्ति जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि चुनाव कई राज्यों में हुए, ना सिर्फ यूपी में पंचायत चुनाव हुए, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए। क्या चुनावों को आप एक बड़ी वजह मानती हैं कोरोना विस्फोट के लिए? भीड़ भाड़ को कहा जा सकता है। संक्रमण तो देखिए पहले से ही हमें पता था कि कोविड कुछ इस तरीके की संक्रमित ऐसी बीमारी है कि संक्रमित होने वाले जो लोग होते हैं हजारों की संख्या आ रही है। तो ये रोज आ गया है, जो हमने जो सुना वो आगे हमें दिख रहा है। लोग इस तरीके के स्ट्रेन में आया है कि लोग इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और रोज क्या है वो बढ़ती जा रही है। और जो हॉस्पिटल जिसकी बात हमने पहले चर्चा की, ये सारे किसी ना किसी वजह से जब भीड़ बढ़ी है
और भीड़ को हमने बिल्कुल आराम से खुले में जैसे मर्जी वैसे जीने दिया, किसी प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं एक छोटी जिम्मेदारी भी होगी इस चुनाव की, लेकिन है जरूर, क्योंकि उसमें हमने बड़े बड़े नेताओं को भी देखा है किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है उन्होंने, किस तरीके से भीड़ में वो गए हैं और किस तरीके से वो उन्होंने भी किसी प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, ना ही उन्होंने भीड़ से बात करते वक्त ये कहा कि कृपया आप सब दूरी मेंटेन करिए। ये हमने देखा है हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने, नाम कैसे लूं अभी चैनल पे, लेकिन हम सबको पता है कि हमने किसको देखकर हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं रखा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, किसी तरीके से मास्क नहीं लगाना और भी बाकी जो प्रोटोकॉल्स है वो भी ध्यान में नहीं रखा। तो जिम्मेदारी तो है और ये हर किसी को अब ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हाँ, हमसे या तो गलती हुई है या शायद ये लालच में नहीं आते चुनाव प्रचार और इतने सारे लोगों के बीच में जाने का, तो कहीं थोड़ा कंट्रोल कर पाते थे। बिल्कुल। दीप्ति जी, मेरा आखिरी सवाल है और ये सवाल मुझे पूछते हुए भी बड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी एक अधिवक्ता होने के नाते और एक आम आदमी होने के नाते से आपसे ये सवाल कर रही हूँ। क्या ये थोड़ा लेट नहीं हो गया? अब तमाम राज्यों की हाई कोर्ट इन मामलों में संज्ञान ले रही है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस मसले में दखल अंदाजी देना शुरू कर दिया है। जब तबाही का मंजर अब हमारी आंखों के सामने साफ तौर पर नजर आ रहा है तो सब संज्ञान ले रहे हैं। शुरुआती दौर में किसी ने ध्यान नहीं दिया, चाहे वो कोर्ट हो या चाहे सरकारें हो या केंद्र सरकार हो। जब सब कुछ हाथ से निकल गया है, पूरी देरी हो चुकी है, तब संज्ञान लिया जा रहा है। जी देखिए, लास्ट ईयर की जब बात हो रही थी कोविड के स्प्रेड होने की, उस समय कहा गया था 50 लोगों की शादी होगी, आप 25 से ज्यादा भीड़ नहीं करेंगे, आप इस तरीके के फंक्शंस नहीं करेंगे। पर ऑल ऑफ अ सडन ये लोग अचानक से खुद से करने लग गए, शादियां भी होने लग गई, नॉर्मल भीड़ भाड़ बढ़ने लग गए, किसी को कहीं कोई ध्यान नहीं था। अचानक से जब लोगों के मरने की संख्या बढ़ने लग गई तब लोगों का ध्यान गया और फिर लगा कि हमने शायद वो सारे नियम तोड़ दिए हैं जिसकी कि अभी जरूरत थी, अभी कुछ दिन और कंटिन्यू करना चाहिए था। तो थोड़ा सा अटपटा नहीं, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं आज के भयानक स्थिति के लिए और निश्चित तौर पे सरकार के जो रूल कड़े थे उसको ढीला छोड़ देना भी एक कहीं बहुत बड़ा वजह बन गया और आज इस वजह के भुगतान सारे हिंदुस्तान के लोग दे रहे हैं, किसके घर के नियर एंड डियर जा रहे हैं, ये सब हमें न्यूज पे भी दिख रहा है। और अब तो न्यूज से ज्यादा हम लोग जिन जुड़े हुए हैं, जिन ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, मेरे अधिवक्ता भाई बहनों की कितनी सारी हम लोगों ने 36 साल झेला है वो कहने लायक नहीं है और ये क्षति कैसे पूर्ति होगी ये भी नहीं पता। किनके घर में आज रोटी दाल की दिक्कत है, ये कब तक एनजीओ उनके घर जाएं, कब तक एसोसिएशन इस तरीके के हेल्प करें। तब सचमुच में लगता है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल भी ताक पे रखकर हर काम किया जाता है। अब जब सारी स्थिति हाथ से बाहर निकल गई तो फिर से हमने शादियां में लोगों के संख्या घटा दिए, फिर अब करना करने लगे। हमें लगता है काफी देर से सो के जागे हैं हम, पहले ही जाग जाते तो शायद इस तरह की स्थिति अभी हमारे देश में नहीं हो पाती। शुक्रिया दीप्ति जी, आप हमारे साथ जुड़ी इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। कई राज्यों में कोरोना के खिलाफ कोविड टीकाकरण का आज से तीसरा चरण शुरू हो गया है, जिसके अंतर्गत 18 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण प्रतीकात्मक ही रह गया। कई जिलों में वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहे तो वहीं मुंबई पुलिस ने लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए ही वापस भेज दिया। राज्य सरकार ने यह कह दिया है कि हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन डोज नहीं है। हालत बिगड़ते देख मुंबई के मेयर ने लोगों से हाथ जोड़कर घर में ही रहने की अपील की है। ऐसी स्थिति को देखने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोरोना कैसे हारेगा। दरअसल महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज से राज्य में प्रतीकात्मक तौर पर टीकाकरण शुरू करने का ऐलान किया था। इसके तहत राज्य के अलग अलग शहरों में 18 से 44 साल के 3.5 लाख लोगों को टीकाकरण किया जाना था, लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि आज 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना थी। हमारे पास कुल 3 लाख वैक्सीन का ही स्टॉक है, उसमें से 20,000 डोज पुणे में भेजी गई है, जिनमें से 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को ही टीका लग सकेगा। पुणे जिले में अगले 2 दिन के लिए टीकाकरण केंद्र बंद रहेंगे। गौरतलब है कि देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। जहां एक समय चीजें आराम से चल रही थी तो वहीं अब लोगों को वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए जूझना पड़ रहा है। कई राज्य वैक्सीन की शॉर्टेज का मुद्दा पहले ही उठा चुके हैं। ऑब्वियसली अभी ऑलरेडी इतना जो लोग बोल रहे हैं कि एक शॉट भी ले ले तो उनको भी काफी सारे सेफर लोग मान जा रहे हैं।
सेब, बहुत सारी सेब मिल सकती है। तो हम लोग आ गए, सुबह सुबह आ गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इफ इनकेस ये बोल दे कि अभी आपका नहीं हो पाएगा तो हम चले भी जाते यहाँ से। होप है कि थोड़े आवर्स पहले आए थे और रजिस्टर किया हुआ था, पर अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुआ, मतलब खत्म हो गया ऐसा लिखा। अपॉइंटमेंट खत्म हो गया। हाँ, रेलवे तो बोला था कि अगर अपॉइंटमेंट नहीं होगा तो आपको आना नहीं है। यहाँ पर मतलब उन्होंने, हम यहाँ आए ना तो ऐसे बताया कि अपॉइंटमेंट लेना है इसमें तो तुमको मिलेगा, पर वो खत्म हो गया। मतलब हमने सिलेक्ट किया ना तो 1 सेकंड में रिफ्रेश होके खत्म हो गया, बुक दिखा रहा है ऐसे। कितना एक्साइटमेंट था, कितना एक्साइटमेंट। हाँ, ऐसे था कि ले लेते ऐसे, लाइक जल्द से जल्द। अभी स्टार्ट हुआ 18+ तो। और इसी के साथ 3 बजे 3 खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,